अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 1 नवंबर 2024। नया महीना शुरू हुआ लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काम वही पुराने हैं और अब ये देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई जवाब तलबी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल सहूलतकारी का एक बाब था वो अब बंद हो चुका। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती। जो बर्डन है वो उन जजेस के ऊपर भी आता है जिन जजेस ने एक फैसला सुनाया और उस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। क्या ये जजेस मकफाते अमल से गुजर रहे हैं या फिर अब की बार वो अपनी रिट कायम करने में कामयाब होंगे? इलेक्शन कमीशन की आदतें बिगाड़ने में भी कुछ जजेस का किरदार है। आज वो जजेस बेशक दूसरी जानिब खड़े हैं, लेकिन हमें उनके माजी के किरदार के हवाले से एक मर्तबा बात जरूर करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक उस एक फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फरीसा का दौर खत्म हो चुका, जब इलेक्शन कमीशन के हर मामले पर उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी जाती थी। ये कहा जाता था कि वो आला आईनी इदारा है और उसका एहतराम किया जाए। अब दौर बदला है, लेकिन दौर बदलने के साथ जो बुनियादी कुछ चेंजेस आए हैं, यानी 3 रुकनी जजेस कमेटी में, उसके अलावा जजेस की बहाली में, तो क्या अब वो जजेस अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए भी बैठेंगे? ये इख्तियार उनके पास है या नहीं? इससे मुतालिक हम इस व्लॉग में बात करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई 2024 को। 12 जुलाई से अब तक 110 दिन गुजर चुके हैं, यानी 12 जुलाई के बाद 3 महीने गुजरे। अगस्त आया, फिर सितंबर आया, अक्टूबर गुजर गया, अब नवंबर आ गया। तो ये 3.5 महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सत्तू पी के सोता रहा। उनका कोई इरादा नहीं है जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला है उस पर अमल करने का। ना इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद कर रहा है, ना ही इलेक्शन कमीशन फैसले की खिलाफ वर्जी कर पा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस जिम्मन में 10 इजलास किए। हम थोड़ा सा बैकग्राउंडर देख लेते हैं, मामला है क्या। आम इंतखाबात होते हैं 8 फरवरी को। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होते हैं। हम सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उससे पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को उसके इकदामात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा। तमाम तर रियासती मशीनरी इकट्ठी हुई और एक सियासी जमात को पूरे के पूरे जो एक पिक्चर है उससे निकालने की सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पहले कैंडिडेट्स को आज़ाद डिक्लेयर किया गया। उसमें भी सर जो सहरा जाता है वो इलेक्शन कमीशन, और उसके ऊपर सोने पर सुहागा करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 13 जनवरी को। उसके बाद 8 फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई आज़ाद हैसियत से जाती है, फिर भी उनके बहुत से जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं वो जीत कर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं 8 फरवरी से 9 फरवरी की सुबह सूरज चढ़ता है और नई जो हमें एक इंतखाबात की का जो नताइज हैं वो मिलते हैं टोटली ऑपोजिट। उसके बाद फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सिंगल लार्जर पार्टी के तौर पर अपोजिशन ही में लेकिन ईवान में पहुंचती है। पहुंचने के बाद क्योंकि मैंडेट तो उनको हासिल हुआ, लेकिन फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तब भी नहीं रुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स देने से भी महरूम किया। बाद में भी उनकी पार्टी हैसियत को मुकम्मल तौर पर जल्दी तस्लीम नहीं किया, लेकिन रिजर्व सीट्स एलोकेट करने के बाद तमाम बाकी सियासी जमातों को और पीटीआई को महरूम करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मार्च ही में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को अलग अलग पार्लिमानी पार्टीज के तौर पर तस्लीम कर लिया। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स थे जो कि पीटीआई के बैक कैंडिडेट्स थे, वो आज़ाद भी रहे, और कुछ थे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर गए। रिजर्व सीट्स के लिए फिर वो गए पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने भी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको अपहेल्ड रखा और जो मखसूस नशिस्तें थी वो माले गनीमत के तौर पर हुकूमती इत्तेहाद की झोली में डाल दी। और जो इलेक्शन कमीशन ही के एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि अगर रिजर्व सीट्स पीटीआई को नहीं मिल सकती उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर, तो उनको खाली रखा जाए। खैर, इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर्स ने और फैसला दिया, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल थे। पेशावर हाई कोर्ट ने 5-0 से वो जजमेंट अपहेल्ड किया और मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 6 मई को गालिबन इस मुकदमे की समाअत करते हैं। जब वो इस मुकदमे की समाअत करते हैं तो इसमें वो ये तय करते हैं कि अब ये क्योंकि मामला फुल कोर्ट लार्जर बेंच को जाना चाहिए, उस वक्त फुल कोर्ट की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये लार्जर बेंच को ही जाना है तो उन्होंने अबूरी रिलीफ दे दिया और पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड कर दिया। यूं जो हुक्मरान इत्तेहाद के पास जाने थी, मखसूस नशिस्तें गई थी, वो नोटिफिकेशंस भी वापस हो गए और तमाम तर लोग डी नोटिफाई हो गए जिनको पहले नोटिफाई किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच बना, जून में उसने समातों का आगाज किया, 9 जुलाई को फैसला महफूज हुआ, 12 जुलाई को
मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर फैसला सुना दिया। 8 जजेस ने एक फैसला दिया। जस्टिस याया आफरीदी का फैसला डिफरेंट था। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसला डिफरेंट था। और जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो कहते हैं कि भाई फैसले पर अमल दरामद की जरूरत ही नहीं है, हमारे साथी जजेस जो मर्जी करते रहे। हमने देखा कि 12 जुलाई कैसे गेम चेंजर साबित हुआ, बिल्कुल सी पैक की तरह, जैसे हुकूमत दावा करती है, मौजूदा हुकूमत। फिर यह हुआ कि जब और उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो 12 जुलाई का फैसला है उसने काया ही पलट दी। 12 जुलाई के फैसले के बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनका रास्ता रोकने के लिए बाकायदा आईनी तरामीम लानी पड़ी। हुकूमत ने कानून साजी भी की लेकिन वो किसी काम नहीं आई। ये सब कुछ तो हो गया बैकग्राउंडर। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 एक्सप्लेनेशन जारी की, 2 वजाहती हुक्मनामे जारी हुए और उसके बाद तफसीली फैसला जारी हुआ जिसमें कोई इबाहम नहीं रखा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। जो वजाहत जारी हुई उस वजाहत को जारी हुए भी 39 दिन गुजर गए और अब तक भी इलेक्शन कमीशन ने 10 इजलासों के बावजूद, यानी 10 बैठकें कर कर तमाम मेंबरान ने कहा, हालांकि एक मेंबर का तो कंसिस्टेंट व्यू है कि ये बाकी इत्तेहादी जमातों को नहीं मिलती नशिस्तें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन बाकी 4 मेंबरान इस मकमसे में फंसे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की जाए। ये सब कुछ तो हो गया इलेक्शन कमीशन के एंड पे। इससे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की वजह से अगर किसी तसल्लुत के अंदर थे भी और तब उनके ऊपर उनके पास इख्तियार नहीं भी था, उनको कमेटी से निकाला भी जा रहा था, उनकी माइनॉरिटी भी क्रिएट की जा रही, तो अब उनको जस्टिस याया आफरीदी ने कमेटी में बहाल किया है। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कोई आईनी दरख्वास्त नहीं है, ना ही वो आईनी अदालत में जाने का मामला है। उसको सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच टेकअप कर सकता है और तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आई पड़ी है। सलमान अकरम राजा ने कवल शोजब के तवसत से दायर की थी। तो अब ये जो दोनों जजेस हैं, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये कमेटी में मेजॉरिटी रखते हैं। अगर चीफ जस्टिस याया आफरीदी नहीं भी इस मामले को टेकअप करते तो वो इलेक्शन कमीशन को ये कह सकते हैं कि वो उनके फैसले को बरकरार रखे, उनके फैसले पर अमल दरामद करे। लेकिन यहाँ एक मसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस याया आफरीदी पिछले साल, यानी जो साल 2023 था, उसमें जब पंजाब और केपी की असेंबलियां खाली हुई थी तो उन्होंने 27 मार्च 2023 को एक फैसला दिया था जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीर करदा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ उन्होंने अपना जो है वो इत्तफाक करते हुए ये कहा था कि वो कोई सुमोटो की प्रोसीडिंग में ऑर्डर नहीं कर रहे। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन जजेस के लिए एक आईनी बॉडी थी और तब उसको खुली छूट देना भी मकसूद था। तब इन जजेस ने इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ऐसे नहीं इलेक्शन कमीशन को कराने दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन को बताया गया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी यही परसीव किया कि वो 3 जजेस का ऑर्डर है जबकि 4 का मुखालिफ में है। हुआ ये था कि पंजाब के भी इंतखाबात की तारीख देने के लिए स्पीकर्स ने रजू किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के भी असेंबलियां तहलील होने के बाद जब उनमें कोई दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहा था तो सू मोटो लिया था। जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उस वक्त उन्होंने लार्जर बेंच बनाया। उस लार्जर बेंच से जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया आफरीदी रिक्यूज कर गए, माजरत कर गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये हाई कोर्ट्स की सतह पर मामला चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए। और ये भी कि पार्लियामान और उसके जो दीगर जो कौमी असेंबलियां या दीगर सूबाई असेंबलियां हैं उनका मामला सूबाई हाई कोर्ट्स के अंदर जाना चाहिए, सूबाई असेंबलियों का मामला सूबाई हाई कोर्ट्स में जाना चाहिए। उसके बाद वो खुद नोटिस से अलग हो गए। 2 जजेस ने बैठकर वो मामला सुना भी, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, और बाद में उन्होंने जस्टिस बंदयाल, जस्टिस मुनीब और जो दीगर बेंच था जस्टिस आयशा मलिक थी गालिबन, उससे ये कहकर इख्तलाफ किया कि क्योंकि जो मेजॉरिटी का, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे, मैं भूल रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो जो आपको याद होगा 3-4 का मामला बना था, जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल का कहना था कि जस्टिस अतर और जस्टिस याया का भी वो इस बेंच का हिस्सा थे, तो उनके साथ हम इख्तलाफ करें, तो इस तरह हम 4 जजेस का फैसला है कि ये खुद कार्रवाई, नोटिस की कार्रवाई या नहीं चलनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को सूबाई सतह पर ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन जबकि जस्टिस बंदयाल, जस्टिस मुनीब और उनके साथ एक और जज थे जिनका ये मौकिफ था कि नहीं, हमारा फैसला जो है वो चलना है, ये मेजॉरिटी का जजमेंट है, 3-2 का जजमेंट है, जबकि ये कह रहे थे कि नहीं 3-4 का जजमेंट है। वहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुली छूट मिलना शुरू हुई। जब 14 मई को तारीख दी गई पंजाब में इंतखाबात की, तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि नहीं, ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी का नहीं है, आप इंप्लीमेंट ना करें, और इलेक्शन कमीशन ने फिर इंप्लीमेंटेशन नहीं की। आज वही जस्टिस मंसूर अली शाह और वही जस्टिस अजहर मिनल्ला अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर बात करने को भी तैयार है और इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर
ऊपर 2 वजाहतों में बात हो भी गई, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर तफसीली फैसले में भी बात हो गई कि किस तरह से उन्होंने आम इंतखाबात को एक तरह से धुंधला कराया, धांधली ज़दा कराए। तो अब ये देखना है कि क्या ये जजेस मकफ़ात अमल का शिकार होने के बावजूद अपनी रिट कायम करने के लिए इलेक्शन कमीशन को अपने फैसले पर अमल दरामद की हिदायत करेंगे। बसूरत दीगर क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने 110 दिन गुजर जाने के बाद, अभी आज 110 दिन हुए, जब तक ये मामला टेकअप होता है कमेटी में ये जजेस टेकअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आईनी बेंचेस का इंतजार करना पड़े, और ऐसा भी नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम ने उनको बिल्कुल ही उनके हाथ पैर बांध दिए। तो क्या अब ये जजेस अपनी रिट कायम करेंगे? क्या जस्टिस मुनीब अख्तर, जो उस वक्त भी फैसला देने वाले थे और उनका भी ये मौकिफ था कि अगर आज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा तो दरवाजा खुल जाएगा, क्या आज उनकी हिमायत में जस्टिस मंसूर अली शाह उनके मौकिफ की तायद करेंगे? क्योंकि माजी में जिसको हम जुडिशल पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें जाकर के इदारों को, जो कि बैरूनी इदारे थे, चाहे उसमें पार्लियामान हो, चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन हो, चाहे उसमें फौजी इस्टेब्लिशमेंट हो, आपने बाकायदा उनको ये मैसेज दिया कि वो आके आपके मामलात में मुदाखलत भी करे, वो आके आपके मामलात में मुदाखलत करते हुए फैसलों पर अमल दरामद भी ना करे। तो क्या आज ये जजेस बैठकर अब मुत्तहिद होकर कोई रिट कायम कर सकते हैं? मामला सारा जस्टिस याया अफरीदी पर नहीं है, बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के अंदर एक मेजॉरिटी रखते हैं। खबरें कुछ और भी हैं, लेकिन ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई ही मुत्तहिद हो रही है, अदलिया मुत्तहिद होकर पार्लियामान को अपने मामलात में मुदाखलत से रोक सकती है, क्या फौजी इस्टेब्लिशमेंट को महदूद किया जा सकता है? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो इस एक मुकदमे से जुड़े हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में हमने देखना है कि क्या जजेस हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रही। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बराबर के कसूरवार होंगे अगर अब भी वो इलेक्शन कमीशन से ये जो फैसला है इस पर अमल दरामद ना करा सके। और सिर्फ फैसले पर अमल दरामद नहीं कराना, बल्कि अवाम की वो विल है, विल ऑफ द पीपल, जिसकी बात उन्होंने अपने तफसीली फैसले में की थी, उस पर अमल दरामद और अवाम को उनके नुमाइंदगी का हक दिलवाने का ये मामला है जो कि बुनियादी इंसानी हकूक से जुड़ा है। तो देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब भी अपनी बेबसी का मुजाहिरा करेगी, या फिर एक आज़ाद जो आईनी सतून है उसके तौर पर काम करते हुए अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, और जजेस आपस में पॉलिटिक्स का शिकार होकर बाहर के इदारों को मौका नहीं देंगे कि वो आए और उनके कामों में मुदाखलत दें। तो अब देखना है कि क्या गुज़िश्ता रोज़ तो जजेस कमेटी की मीटिंग होनी थी, इत्तलात है कि नहीं हुई, क्या आइंदा हफ्ते करके उसमें ये मुकदमे को मुकर्रर किया जाता है या नहीं, क्योंकि ये किसी जमात का मामला नहीं है, इदारों की रिट का मामला है और उसको कायम करना नागुज़ीर हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।